परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपकी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो समय को व्यर्थ किए बिना चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो के नारे की अगर बात करें तो यह करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन 1892 ईस्वी। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी। तो इसका अगर सही बात करें, इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। परंतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, परंतु इसमें दिया है गया है 1892, इसलिए यही युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में हुआ करते थे। गुप्तकालीन जो नवरत्न थे ये किस शासक के दरबार में हुआ करते थे। कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्त काल में या गुप्त वंश में नवरत्न हुआ करते थे। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया उस समय की घटना को या गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है या इनमें से कोई नहीं कहा गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की घटना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची के स्तूप की अगर बात करें मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था और अशोक ने ही भारत में शिलालेख की परंपरा का आरंभ किया था। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का पहला प्रयास जो है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों कि सहतारा का जनक निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है। या सहतारा या सितारा का जनक निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है। मियाँ तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को या बड़े गुलाम अली खान साहब को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार के साथ साथ तबला का भी आविष्कारक माना जाता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
जोजिला दर्रा एक तरफ दर्रा दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है या स्थान दिया गया है जहाँ पर वे अवस्थित है। तो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, बोमडिला दर्रा, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों बोमडिला दर्रा। क्योंकि जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, एकदम सही है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, ये भी सही है। परंतु बोमडिला दर्रा सिक्किम में नहीं है। और आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बोमडिला दर्रा सिक्किम में नहीं है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर होती है? गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में होती है, छोटा नागपुर पठार में होती है, कोरोमंडल तट पर होती है या मालवा पठार पे होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर जो है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में अत्यधिक या भारी वर्षा होती है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। पूछा गया है कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग या हिंद महासागर मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग जो है ये संसार का या विश्व का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है या मैकमोहन रेखा द्वारा किन दो देशों को अलग किया जाता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को, चीन और भारत को, भारत और पाकिस्तान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चीन और भारत को। मैकमोहन रेखा के द्वारा चीन और भारत को जो है ये दो देशों का पृथक्करण या इन दो देशों को अलग किया जाता है। अगला और 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे है जो कि नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 46 या नेशनल हाईवे 47। तो नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये नेशनल हाईवे 7 है। नेशनल हाईवे 7 जो है ये नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य तो गिर जाता है परंतु जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं? मुद्रास्फीति में, मुद्रा अस्फीति में, रिसेशन में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का जो मूल्य गिर जाता है परंतु जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए अगर, कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1960-61 में हुई, 1964-65 में हुई, 1966-67 में हुई या 1970-71 में हुई? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 66-67 में। वर्ष 1966-67 में भारत में जो है ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का है या इन सभी क्षेत्रों का बराबर है? तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
तृतीयक क्षेत्र। टर्सरी सेक्टर जो है इसका जो है भारत की नेशनल इनकम में सर्वाधिक योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था और पूछा गया है कि इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसमें टर्सरी या तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक माना जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। सरकार के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद के किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें जनता डायरेक्ट या सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोकसभा। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है। भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है या किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई है। अनुच्छेद 365 में, 366 में, आर्टिकल 367 में या आर्टिकल 368 में। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के आधार पर ही भारत के संविधान में या भारत के संविधान के निम्नलिखित कई प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP लिखे गए हैं। अनुच्छेद 33 से 46 में, अनुच्छेद 34 से 48 में, अनुच्छेद 36 से 51 में या अनुच्छेद 34 से 52 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। DPSP या राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं या अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में लिखे गए हैं। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु वह मतदान नहीं कर सकता। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। पॉलिटी का प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है परंतु वह लोकसभा के किसी भी मत में मत नहीं दे सकता या मतदान नहीं कर सकता। विधेयक में लिए मतदान या विधेयक के लिए या विधेयक के विरोध में मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, विपक्ष का नेता या राज्यसभा का सभापति। तो महान्यायवादी जो होता है यह लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु यह मतदान का अधिकार नहीं रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। अगला और 19 नंबर प्रश्न है साथियों कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल एक आत्मकथा है या किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद साहब की, रूप सिंह की, KD सिंह बाबू की या राम जयपाल सिंह की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गोल जो एक आत्मकथा है या मेजर ध्यानचंद जो कि जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है उनकी ये प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त की अगर बात करें तो ब्लड जो होता है ये किस प्रकार का टिश्यू है या ब्लड जो है या रक्त जो है, रुधिर जो है ये किस प्रकार का उत्तक होता है। पेशीय उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है, उपकला उत्तक होता है या तंत्रिका उत्तक होता है। तो ब्लड या रक्त की अगर बात करें तो ब्लड जो होता है ये संयोजी उत्तक होता है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त जो है ये संयोजी उत्तक होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।